जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए 14 मई जो डेट निर्धारित है 14 मई 2023। ये आपको देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, है ना। 14 मई 2023 ये देखने में 14 मई बहुत ज़्यादा लग रहा होगा आपको, क्योंकि अभी आज 11 मई है तो इसको हम लोग मान लेते हैं 11 जनवरी है, इसको हम लोग 14 जन मान लेते हैं। एक दो दिन अभी खिचड़ी में निकल ही जाएगा, है ना। तो कितने दिन रह गए लगातार, फेब मार्च अप्रैल में 120 दिन रह गए आपके पास, है ना। 120 दिन आपको दिख रहे हैं, 120 दिन आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप कम से कम अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप 10 दिन पहले कोई नई चीज़ पढ़ना बंद करके आप 10 दिन सिर्फ अपने रिवीजन को देते हैं, ठीक है ना। सिर्फ अपने रिवीजन को देते हैं, आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं उसमें। उसके बाद जो यूपी पीसीएस वाले हैं उनकी एक खास आदत है कि वो पढ़ते ही नहीं हैं करंट अफेयर, है ना। करंट अफेयर शुरू से पढ़ते ही नहीं है, तो वो लास्ट के 25 से 30 दिन अपने दे देते हैं सिर्फ करंट अफेयर को। भाई 150-200 पन्ने की बुक आती है, वो 1-2 दिन में 4 दिन में तो कवर होगी नहीं, क्योंकि 25 में से अगर 22 क्वेश्चन नहीं निकले अगर, तो फिर बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि करंट में अगर क्वेश्चन नहीं निकले ना, तो फिर स्टैटिक में रिपीटेड के अलावा नए क्वेश्चन निकालना बहुत कठिन हो जाता है ना। तो फिर क्या है, इसमें से आप देखिए 10 दिन रिवीजन के और 30 दिन करंट के, ये आप 40 दिन इसमें से निकाल दीजिए, कितने दिन बच गए। और ये सच में होता भी यही है। आप सोच लीजिए, जब 30 दिन 35 दिन 25 दिन रह जाते हैं ना, तो लगता है अब तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ूं। आप खुद सोच के देख लीजिए, लगता है कि अब तो चीज़ें ख़त्म हो गई, अब मैं पढ़ के क्या करूँगा, है ना। अब मैं पढ़ करके क्या करूँगा, आप खुद सोच लीजिए, है ना। तो कितने दिन मुश्किल से आपके पास बच गए, मुश्किल से 80 से 85 दिन आपके पास रह गए हैं। 80 से 85 दिन में अब आपको पूरी पढ़ाई करनी है। अगर आप एक एक सब्जेक्ट के लिए 15-15 दिन भी देते हैं ना, तो 15 या 75, तो भी पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएंगे आपके, है ना। देख रहे हैं, समय की गंभीरता को आप समझें कि आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 15 दिन भी नहीं है, क्योंकि आपको 4 से 5 दिन अगर बहुत आप अच्छे हैं पढ़ने में, बहुत मेहनती हैं, बहुत तेज़ी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो 4-5 दिन तो PYQ मतलब कोई अगर आपको समाप्त करनी है, एक एक सब्जेक्ट वाइज PYQ समाप्त करनी है, तो आपको 4-5 दिन लग जाएंगे PYQ में, है ना। और उसके बाद 10 दिन आपको मिलेंगे उसकी बुक्स पढ़ने के लिए। अब आप 10 दिन में बुक पढ़ ले रहे हैं, कितना ग्रास्प कर ले रहे हैं, कितना PYQ पढ़ ले रहे हैं, कितना रिवीजन कर ले रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आपके पास कुल मिला के रह कितने गए हैं, 80 से 85 दिन। इसलिए पढ़ाई के प्रति अब क्या हो जाइए, बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है, वरना एग्ज़ाम ये वाला भी निकल जाएगा और अब टारगेट बनाएंगे कि चलो अब 2024 का देते हैं। और हमेशा क्या है, यही होता रहेगा, हमेशा यही होता रहेगा, ठीक। तो हमारी इकोनॉमी के जो PYQ सीरीज़ चल रहे हैं उसमें हम लोग क्या इंडियन इकोनॉमी का जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट कर लिया हमने, एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लिया हमने, है ना, इंडस्ट्री वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। हम आ चुके हैं फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्सेशन में। इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट हमने कल देखा था कि फिस्कल पॉलिसी क्या है ना, क्यों लाई जाती है, ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या अंतर है, बजट किसको कहते हैं, बजट के जो 2 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट देखा था, कैपिटल अकाउंट देखा था। रेवेन्यू में भी रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने देखा था, ठीक। ये सब पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। और हमने देखा क्या कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में क्या अंतर है, इतने कॉन्सेप्ट हम लोग अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और ये जो आज का जो हमारा क्लास है ना, वो भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। तो क्वेश्चन के साथ उनको देखते चलेंगे हम लोग। चूँकि ये एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी था तो मैंने एक बार में कॉन्सेप्ट बता दिया था, तो ये आंसर याद है आप लोगों को। फिस्कल पॉलिसी इज़ फॉर्मुलेटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। फिस्कल पॉलिसी इज़ फॉर्मुलेटेड बाई, किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है ये बताएंगे आप लोग, कल सब चीज़ बताई गई थी। फिस्कल पॉलिसी इज़ रिलेटेड टू बजट, ठीक है ना, रिलेटेड टू बजट, इट्स रिलेटेड टू बजट।
नेक्स्ट, फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हु इंट्रोड्यूस फिजिकल पॉलिसी कॉन्सेप्ट? वीपी सिंह। ये बस मैं आंसर बता दे रहा हूँ, कल मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से अपना जीरो बेस्ड बजटिंग से, है ना। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बताएंगे आप लोग? आप लोग कल की क्लास देखिए, अगर आंसर नहीं आ रहे हैं तो कल की क्लास देखने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग, ये BA है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, BASED है। जीरो बेस्ड बजटिंग इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, क्वेश्चन है जिसका आंसर है USA। इसका आंसर क्या है? USA। जीरो बेस्ड बजटिंग इज इंट्रोड्यूस्ड बाय USA, और फिर इसको भारत में भी लागू किया गया। जीरो बेस्ड बजटिंग को भारत में भी लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1983 में। 1983 में जीरो बेस्ड बजटिंग को भारत में लागू किया गया। इसको US के तर्ज पे भारत में लागू किया गया। और सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में जीरो बेस्ड बजटिंग लागू किया गया, सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में जीरो बेस्ड बजटिंग लागू किया गया, वो डिपार्टमेंट कौन सी है? वो डिपार्टमेंट कौन सी है? वो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और फिर 1986 में इसको बाकी के डिपार्टमेंट में भी इसको लागू कर दिया गया। अब समझिए जीरो बेस्ड बजटिंग है क्या? क्या है जीरो बेस्ड बजटिंग? इसको क्यों लाया गया? इट रिफर्स टू द प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट फ्रॉम जीरो बेस, यानी एक बजट को जीरो बेस से प्लान करना और प्रिपेयर करना। जैसे मान लीजिए पिछली बार ट्रांजिशनल बजट में ट्रेडिशनल बजट जो होते हैं उसमें क्या किया जाता है कि जो प्रीवियस बजट होते हैं ना, उनको बेस बनाया जाता है। अच्छा, पिछली बार इतना एलोकेट किया गया था तो इस बार इतना एलोकेट किया जाएगा। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या किया जाता है कि जो पिछला बजट है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। क्या है? उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? सिर्फ ये कि एकदम बिल्कुल जीरो बेस से। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है आप ये सोचिए, हर बार इवैल्यूएशन करने के लिए, ताकि इसका हर बार इवैल्यूएशन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हर बार इनका इवैल्यूएशन जीरो बेस से किया जाता है कि इस बार कि देखिए पिछली बार जब किया गया था तो हो सकता है ज़्यादा बजट एलोकेट कर दिया गया हो, या फिर कम बजट एलोकेट कर दिया गया हो, या फिर पता चले नीड ही उसकी कम हो। तो इस बार एकदम बिल्कुल नए सिरे से, एकदम नए स्क्रैच वैल्यू से एकदम बजट निकाला जाता है कि हाँ कितनी ज़रूरत है, इस बार फिर से इस पर चर्चा होनी चाहिए और उस हिसाब से इनको बजट एलोकेट करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन है ये कि कैपिटल रिसीप्ट, हमने पढ़ा था ना अभी, आज ही बताया कि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल है ना, रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो कैपिटल रिसीप्ट होता है, जो कैपिटल रिसीप्ट होता है इज ऑलवेज लेस देन, किससे कम होता है? क्वेश्चन पूछा था, इज ऑलवेज लेस देन रेवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट इज ऑलवेज लेस देन रेवेन्यू रिसीप्ट। कहने का मतलब क्या है कि पैसे दो तरह से आते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट से और कैपिटल रिसीप्ट से। कल पूरा डेफिनेशन बताया था कि रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है, कैपिटल रिसीप्ट क्या है, तो फिर से उसको बता करके समय खराब करने का कोई मतलब है नहीं। तो पैसे कैपिटल रिसीप्ट से ज़्यादा आते हैं या रेवेन्यू रिसीप्ट से? कहने का सीधा सीधा मतलब ये है। तो यानी रेवेन्यू रिसीप्ट से पैसे ज़्यादा आते हैं और कैपिटल रिसीप्ट से पैसे कम आते हैं, सीधी सीधी बात है। इसलिए पूछ रहा है कैपिटल रिसीप्ट इज ऑलवेज लेस देन रेवेन्यू रिसीप्ट। इसका आंसर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज मोर देन। अगला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज मोर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। पढ़ाया था ना, दो तरह के एक्सपेंडिचर हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कहने का मतलब क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा होता है, किससे? कैपिटल एक्सपेंडिचर से। यानी रेवेन्यू रिसीप्ट भी ज़्यादा होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होता है। कैपिटल रिसीप्ट कम होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर
कम होता है। ठीक ना। नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अभी समझेंगे कि ये तीनों हैं क्या, ये तीनों क्या हैं, फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है और प्राइमरी डेफिसिट क्या है। इस तीनों को हम अभी एक एक करके हम समझेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि फिस्कल डेफिसिट हमेशा ज़्यादा होगा रेवेन्यू डेफिसिट से, और जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, प्राइमरी डेफिसिट से। यानी सबसे कम कौन सा होगा, प्राइमरी डेफिसिट, उससे ज़्यादा होगा रेवेन्यू डेफिसिट, उससे ज़्यादा होगा फिस्कल डेफिसिट। और फिर एक इधर और देखिए, एक और है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्या है ये चारों, क्या है ये चारों, इनको हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये फिस्कल डेफिसिट क्या है। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ये आप, ये तो रटना हो जाएगा ना, ये तो सिर्फ रटना हो जाएगा, ऐसे रट लेंगे। अब आप खुद ही देखिए कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या है। फिस्कल डेफिसिट क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि ये टोटल रिसीप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर का ये अंतर मात्र है। ठीक, अंतर मात्र है ये। ठीक, तो जैसे मान लीजिए टोटल रिसीप्ट आपका हुआ, टोटल रिसीप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल रिसीप्ट में से टोटल एक्सपेंडिचर को जब माइनस करते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए टोटल रिसीप्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, और टोटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जब इसमें से लेफ्ट वाले में से राइट वाले को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल फिस्कल डेफिसिट। यानी कि आपके पास कुल कितने पैसे आए और कितने पैसे गए। ठीक है ना, कितने पैसे आए, जैसे सपोज कीजिए आपके पास आए 100 रुपये और आपने खर्च कर दिए 120 रुपये, तो जो 20 रुपये हो गया, क्या हो गया वो आपका फिस्कल डेफिसिट। 20 रुपये क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें रेवेन्यू लगा हुआ है ना, तो जो एक आपने देखा था 4 पार्ट में, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसीप्ट में से जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग जब माइनस कर देंगे ना, रेवेन्यू रिसीप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब हम लोग माइनस कर देंगे, जो कल वाली क्लास नहीं देखे होंगे हो सकता है उनको ना समझ में आई ये क्लास, ठीक ना, तो इसलिए आप उसको पुनः देख के आइए अगर आपको नहीं समझ में आता। तो जब रेवेन्यू रिसीप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। तो आप ये देखिए कि ये कहीं ना कहीं तो कम होगा ही ना, फिर ये कहीं ना कहीं ये पूरे रिसीप्ट में से पूरे एक्सपेंडिचर को माइनस किया गया है तो ये ज़्यादा होगा। रेवेन्यू रिसीप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस किया गया है तो इसमें कैपिटल वाला है ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं तो कम होगा ही ना। नेक्स्ट क्या है, सबसे लास्ट में प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, जब यही जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है ना, इसमें से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट वाला हिस्सा निकाल देते हैं कि जितना हम लोग लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट किए, लोन लिए तो उस पर कुछ इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं, तो जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट की है, जैसे मान लीजिए कुल इनका फिस्कल डेफिसिट है 100 रुपये, इसमें पता चले इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट किए इसमें से 8 रुपये, तो जो प्राइमरी डेफिसिट निकल के आएगा, प्राइमरी डेफिसिट निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 92 रुपीज़, 92 रुपये क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। अब देखिए जो आंसर में लिखा हुआ है, यूपीपीसीएस के आंसर में जो लिखा हुआ है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, वो है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। सिर्फ इतना लिखा हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट।
लेकिन कौन ग्रांट दे रहा है, किसको दे रहा है, कौन ग्रांट दे रहा है और किसको दे रहा है। तो देखिए ये रहा रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक। रेवेन्यू डेफिसिट अभी बताया क्या होता है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ठीक। तो जब इसी रेवेन्यू डेफिसिट में से हम लोग वो ग्रांट जो सरकार देती है स्टेट को, केंद्र सरकार देती है राज्य सरकार को, ऐसे ग्रांट जो केंद्र सरकार देती है राज्य सरकार को, किस लिए, कैपिटल असेट फॉर्म करने के लिए, कैपिटल असेट बनाने के लिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, या फिर ऐसे एक्सपेंडिचर करने के लिए जिसे कैपिटल असेट फॉर्म हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, उस ग्रांट को इसमें से रेवेन्यू डेफिसिट में से जब हम लोग माइनस कर देते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये 100 रुपये है जो हमारे रेवेन्यू डेफिसिट है, और पता चले गवर्नमेंट ने 23 रुपये का ग्रांट दिया हो, इसमें 23 रुपये इसमें ग्रांट दिया हो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार ने कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो 23 रुपये को माइनस हम लोग कर देंगे, है ना। तो कितना, जो 77 रुपये जो बच गया वो क्या हो गया हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक। वो क्या हो जाएगा हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। चलिए नेक्स्ट, लार्जर पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज फिल्ड बाय, यानी जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना, उसका भाई अब जब डेफिसिट हो रहा है तो काम चलाने के लिए कहीं ना कहीं से तो उधारवाड़ी लेकर के काम चलाना ही पड़ेगा, है ना भाई। उतना एक्सपेंडिचर तो है ही है, वो तो होने ही होने हैं, उसमें तो कमी हो नहीं सकती। तो ये जो उधार लिए जाते हैं, जो पैसे मैनेज किए जाते हैं, उसमें से पूछ रहा है सबसे ज़्यादा, सिर्फ नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सबसे ज़्यादा डेफिसिट कहाँ से मैनेज किए जाते हैं, तो वो है डोमेस्टिक बोरोइंग से, डोमेस्टिक बोरोइंग से, ठीक ना। यानी जो घरेलू उधार, यानी जो अपने देश से, देश के लोगों से, देश के संस्थानों से जो उधार लिया जाता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक बोरोइंग। नेक्स्ट, ये तो है था पॉलिटी का सेक्शन, वोट ऑन अकाउंट, पॉलिसी कट, टोकन कट, इकोनॉमी कट, मोशन, ये पॉलिटी का सेक्शन है। लेकिन इस वाले में क्योंकि बजट में ही आता है तो बस इसको मैं शॉर्टकट में आपको बता दूंगा, है ना। बाकी आप इसको देखना है तो पॉलिटी के वीडियोस आप जा करके देखिए, क्योंकि पूरा उसमें बजट पढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, अभी इसको बताता हूँ, परफॉर्मेंस बजट फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन, नेक्स्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस बजट फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन। जो परफॉर्मेंस बजट है पहले, सबसे पहले कहाँ लाया गया था बताएंगे आप लोग, यूएसए में। कहाँ पे, ये भी यूएसए में लाया गया था। अब आप मेरे से पूछोगे सर लाया तो गया तो ये, लेकिन परफॉर्मेंस बजट क्या है। अब ये परफॉर्मेंस बजट क्या है सर, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो परफॉर्मेंस बजट है इसका मतलब क्या है, पहले इंग्लिश वाले समझ लें फिर हिंदी वाले, कि इट मीन्स, इट रिफर्स नॉट ओनली एलोकेशन ऑफ फंड इज इम्पॉर्टेंट बट आफ्टर फंड बीइंग स्पेंट इट इज इवेल्युएटेड whether the fund is spent efficiently or not। हिंदी वाले इसको समझ लें, कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ फंड का एलोकेशन को ही ध्यान में नहीं रखा जाता है कि चलो फंड एलोकेट हो गया तो हो गया, बजट का काम खत्म हो गया। परफॉर्मेंस बजट में बाद में ये भी देखा जाता है, जब ये भी देखा जाने लगे बाद में कि जो बजट एलोकेट किया गया है उसको एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया गया है या नहीं, यानी वो सही तरीके से एक्शन परफॉर्म किया गया है या नहीं, एलोकेट किया गया है या नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस बजट। यानी बजट एलोकेट करने के बाद परफॉर्मेंस भी देखा जाता है इसमें। नेक्स्ट है FRBM एक्ट। अब ये क्या है, FRBM एक्ट क्या है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। नाम से देखिए फिस्कल लिखा हुआ है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, आप इसको समझिए। देखिए यानी ये जो फिस्कल पॉलिसी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और बजट को मैनेज करना। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी होगी, आप लोग ये समझिए कि कुछ भी FRBM एक्ट, कोई एक्ट लाया गया तो ऐसे ही थोड़े ला दिया गया कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई मैनेज करे, बजट को कोई मैनेज करे, ये ऐसे अचानक से थोड़ी लाया गया होगा।
तो आप समझिए हुआ क्या था। ये पहले इसका आंसर जान लीजिए, ये कब लाया गया। फिजिकल FRBM एक्ट लाया गया था 2003 में, ये इसका आंसर है, ठीक। लेकिन क्यों लाया गया, बात क्या हुई कि 1990 है ना 91 में LPG रिफॉर्म्स लाए गए, और उसके पहले 1990 तक जाते जाते जब गवर्नमेंट की हालत बहुत ख़राब होने लगी है ना, तो LPG रिफॉर्म्स लाए और 2003 में FRBM एक्ट लेकर के आए, ताकि जो फिजिकल हेल्थ है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें कैसे सुधार किया जा सके। तो जो फिजिकल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है, इन दोनों पॉलिसी के माध्यम से सुधार किया जाता है। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत इस एक्ट में क्या किया गया कि एक इसमें कमेटी फॉर्म की गई है ना, एक कमीशन फॉर्म किया गया, जिसको हेड किया किसने, विजय केलकर ने। इसी को केलकर टास्क फोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या किया, कमेटी बना करके जिसको हेड किया विजय केलकर ने, उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस दिए, जिसके तहत क्या हुआ, हमारे फिजिकल मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया गया और ज़्यादा, ठीक ना। तो इसी को कहा जाता है FRBM एक्ट, है ना। ये कब लाया गया, 2003 में लाया गया। चलिए नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें रिवीजन कोर्स भी थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करते चलेंगे, ताकि भाई क्या भरोसा आप लोग ना करें, फिर कहेंगे कि सर पढ़ाए ही नहीं थे। तो कम से कम इतना तो ध्यान रहेगा ना, मैं रिवीजन करवाता रहूँगा, तो इतना तो ध्यान रहेगा ना कि चलो कुछ तो पढ़ाए थे, मुझे ही नहीं याद आ रहा है, तो मेरी गलती है, ठीक। चलिए, तो कहाँ तक हम लोगों ने कल रिवीजन किया था, शायद यहाँ तक किया था, है ना, माइक्रो और मैक्रो। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आप लोग इसका नोट्स बनाते चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो फिर आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, समस्या खड़ी कर रहे हैं आप अपने लिए, ये बात जान जाइए, है ना। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये माइक्रो मैक्रो हमने देख लिया था, ठीक। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। अब देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, आप लोगों का मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, जल्दी जल्दी रिवीजन कराऊंगा। अब ये नहीं कि फिर से मैं वही नहीं पढ़ाऊंगा, तो फिर तो क्लास रिपीट होने लगेगी ना। थोड़ी देर के लिए वेट कीजिएगा, आवाज नहीं है तो, है ना। पानी नहीं पी लेने दीजिए क्योंकि गला बैठने लगता है एकदम। ठीक ना। तो सिर्फ जल्दी जल्दी आंसर रिवाइज करेंगे, ताकि जो 2-3 क्लास में पढ़ाया वो एक ही क्लास में जल्दी से 5-7 मिनट में ही आप लोगों का रिवाइज हो जाए। चलिए, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1971। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये लाया गया था फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए लाया गया था, जो कि रबी क्रॉप पे लाया गया 2007-8 में, 2007-8 में। और जो क्रॉप्स कवर्ड किए गए इसके अंतर्गत, है ना, जो क्रॉप्स कवर्ड किए गए इसके अंतर्गत, वो कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो क्रॉप कवर्ड किए गए इसके अंतर्गत। वो क्रॉप हैं राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स यानी मोटे अनाज यानी चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, कमर्शियल क्रॉप्स, ऑयल सीड्स और पाम ऑयल, इतनी सारी चीज़ें क्या की गई, कवर की गई इसमें, है ना। नेक्स्ट क्या है, स्टेट फूड कमीशन एस्टैब्लिश्ड एज पर, ठीक है ना। स्टेट फूड कमीशन किस एक्ट के तहत
यूज़ किया गया, तो वो एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, है ना। और इसको क्यों लाया गया? ताकि जो NFSA एक्ट है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, उसको वॉच करने के लिए। नेक्स्ट है ब्रीड्स हैं ये, जमुनापरी, सिंधी, थापरकर और भरावारा। तो जमुनापरी क्या है? जमुनापरी गोट है, गोट है, ठीक। सिंधी क्या है? काऊ है। थापरकर क्या है? ये भी काऊ है। और भरावारा क्या है? ये बुफैलो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, देखिए कि सपोज़ कीजिए जैसे होता क्या है कि ये मैंने प्रिंट किया है ना, और मेरा पूरा फोकस होता है आप लोगों को समझाने में। फोकस क्या होता है? समझाने में। ऐसा प्रायः होता नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कभी अगर सपोज़ कीजिए कि ये मैंने ऊपर नीचे कुछ बता दिया तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में अगली बार मैं उसको सही कर लूँगा। ऐसा मतलब 2 4 10 क्लास में कभी एक आध गलती ऐसी हो सकती है, तो उसके लिए जैसे पिछली बार हो गई थी मुझसे कि राउरकेला को मैंने दूसरी जगह कहीं वेस्ट बंगाल शायद बता दिया था, तो राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में है ना। राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में। और बोकारो शायद एक गलत हो गया था जो कि वेस्ट बंगाल में है ना। तो ये दोनों देख लीजिएगा, आप इसको कमेंट सेक्शन में मैंने मेंशन कर दिया है नीचे कि राउरकेला उड़ीसा में है ना। वो कुछ ऊपर नीचे कुछ ऐसे क्रॉस होने की वजह से गलत हो गया था। नेक्स्ट है रिवोल्यूशन। तो ब्लू रिवोल्यूशन किस लिए है? ब्लू रिवोल्यूशन किस लिए है? फिश के लिए। वाइट रिवोल्यूशन किस लिए है? मिल्क के लिए है। रेड रिवोल्यूशन मीट और टोमेटो के लिए है। ग्रीन रिवोल्यूशन किस लिए है? फूड ग्रेन्स के लिए है। किस लिए है ग्रीन रिवोल्यूशन? फूड ग्रेन्स के लिए है, ठीक। और येलो रिवोल्यूशन, पीले कलर का क्या होता है? मस्टर्ड ऑयल या ऑयल सीड्स। नेक्स्ट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश। कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश? चाइना। नेक्स्ट फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। देखिए ये आपसे कंफ्यूज करके पूछ सकता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, ये दोनों हो सकता है। आप एक याद कर लें और दूसरे में कंफ्यूज हो जाएं, और ऑप्शन में उल्टा वाला ही सबसे पहले देगा। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हैं ये, है ना। और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन जब पूछे तो उसका आंसर होगा MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? मिल्क से, ठीक ना। मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन रिवोल्यूशन, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। नेक्स्ट, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इज फंडेड बाई, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इज फंडेड बाई वर्ल्ड बैंक। ये सभी कॉन्सेप्ट्स जो है वो पिछले जो पहले दूसरे वीडियोस थे उसमें समझाया जा चुका है, एक एक चीज़ स्टोरी बना के समझाई गई थी। ये सिर्फ मैं रिवीजन करा रहा हूँ, तो सिर्फ जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। नेक्स्ट है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम स्टार्टेड इन 1985। नेशनल एग्रीकल्चरल स्कीम रिप्लेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, यानी ये जो क्रॉप इंश्योरेंस था उसको नेशनल इंश्योरेंस एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ने रिप्लेस किया, है ना, अलग अलग रबी क्रॉप पे, खरीफ क्रॉप पे। तो रबी क्रॉप पे कब किया? रबी क्रॉप पे 1999 में किया, है ना। खरीफ क्रॉप पे 2004-05 में किया, है ना। हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाली योजना वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। विशेष कृषि उपज योजना किस लिए है? ये थ्रस्ट इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उसके एक्सपोर्ट में एक तेजी लाने के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट है नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन 2008 में। नेक्स्ट है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन 2011-12, 2011-12। नेक्स्ट है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर पब्लिश्ड बाय, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर
इज़ पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश होती है? ICAR द्वारा, ICAR द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, कहाँ पे है? लखनऊ में, लखनऊ में है, ठीक ना। नेक्स्ट है नॉफेड का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रमोट करना है ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को के कोऑपरेटिव मार्केटिंग को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्या है? इफ़को, ठीक ना, इफ़को, इसका फुल फॉर्म क्या है इफ़को का? इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव्स। इसका काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइज़र्स, यानी फर्टिलाइज़र्स को मैन्युफैक्चर करना और उसका मार्केटिंग करना। नेक्स्ट क्या है? इन इंडिया मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज़ रेगुलेटेड बाई, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? IPMC एक्ट, सॉरी APMC एक्ट, है ना, APMC एक्ट ऑफ स्टेट्स, APMC एक्ट ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट है गोल्डन राइस इज रिच इन, गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए, इन विटामिन ए। तो आज यहाँ तक हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, अब आगे पूरा रिवाइज कर लेंगे अगले क्लास में हम लोग, ठीक ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।